कोरोना जैसी महामारी ने जहां उत्तराखंड के प्रवासियों को उनके गांव, उनके शहर, उनके कस्बे पहुंचा दिया है, वहीं त्रिवेंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रवासियों को अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे में रोकने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। उद्योग विभाग के जरिए इस योजना की शुरुआत हुई है। आइए देखते हैं किस तरह से इन प्रवासियों को या जो बेरोजगार युवा हैं उनको लोन दिया जा रहा है। तमाम छोटी छोटी बारीकियों को, तमाम छोटे छोटे पहलुओं पर आज हम उद्योग विभाग की महाप्रबंधक श्रीमती कविता भगत से आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में शुरू हो रही है, जिसमें स्थानीय उत्पादों और संसाधनों से प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। किस तरह से जो प्रवासी अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे लौटे हैं, किस तरह से वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो अपने गांव, अपने शहर में रह रहे पहले से ही अपने युवा, वो किस तरह से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका कविता जी स्वागत है भारत न्यूज़ के पेज पर। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये चाहते हैं कि आसान भाषा में थोड़ा हमारे दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं, उनको ये बता दीजिएगा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर लोन दिया जा रहा है। उस विषय पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लॉन्च होने का मकसद क्या था। यह योजना मई में लॉन्च हुई है और इसका जो मकसद है मुख्य, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक के दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है और ऐसे में लॉकडाउन होना लाजमी था। तो लॉकडाउन के टाइम पर कई हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, प्रवासी बंधु, वो वापस लौटे हैं अपने घरों को। ऐसे में जो प्रमुख समस्या सामने आ रही है वो है रोजगार की, कि वो घर पे आकर क्या करें। तो उनके लिए मुख्य रूप से ये योजना लॉन्च हुई है। इसके अतिरिक्त ऐसे हमारे भाई जो बेरोजगार हैं या युवक युवतियाँ जो बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए भी है योजना। उनका भी स्वागत है इस योजना में, इसका लाभ ले सकते हैं। आपका सवाल यह है कि इसमें किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। यह योजना 3 क्षेत्रों में दी जा रही है, सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में और तीसरा व्यवसाय। ठीक है, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र होता है एक ऐसा उद्योग, ऐसा क्षेत्र जिसमें आप अपनी सेवाएं कस्टमर्स को या उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। अगर हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में एग्जाम्पल से समझें तो आप देखेंगे कि टेलरिंग शॉप, एक टेलर जो है वो अपनी स्किल, उसका कौशल क्या है, उसका स्किल है कपड़ों को सिलना, और आप कस्टमर उसके पास आया, उसने अपना कपड़ा दिया और टेलर ने उसको सिल के उसके अकॉर्डिंग दे दिया। तो ये अपनी स्किल से उन्हें सेवाएं प्रदान की। ये हो गया सेवा क्षेत्र। इसी तरह से पार्लर है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है, कंप्यूटर साइबर सेंटर है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। ये हो गया सेवा क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से आप कोई नई चीज़ बना के एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को या उस प्रोड्यूस को आप उपभोक्ताओं के सामने पेश करते हैं। तो ये आपका विनिर्माण क्षेत्र है। अगर हम इसको साधारण भाषा में समझें तो हम ये देखेंगे कि जैसे आपने बेकरी शॉप हो गई, बेकरी में आपने रॉ मटेरियल लिया, बेसन ले लिया, कुछ मसाले लिए, वो आपने नमकीन बना लिया या आपने केक बना लिया या बिस्किट्स बना लिए। तो आपने रॉ मटेरियल जो था उससे आपने कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर दी सबके सामने, उपभोक्ताओं के लिए। ये हो गया विनिर्माण क्षेत्र। स्टील फैब्रिकेशन है, जैसे आपने लोहा और अपना जो रॉ मटेरियल है उससे आप ग्रिल, गेट बना रहे हैं, दरवाजे, खिड़कियां बना रहे हैं, तो आपने उन चीज़ों को से नई चीज़ प्रोड्यूस करके आपने दी कस्टमर्स को। ये हो गया विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है इसमें व्यवसाय। तो यहाँ पर इस योजना का जो एक सबसे प्लस पॉइंट है वो है यहाँ पे व्यवसाय, क्योंकि अभी तक व्यवसाय को, बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटीज़ को या ट्रेडिंग जिसे हम कह सकते हैं, उसको हमारी किसी अन्य योजना में शामिल नहीं किया गया था। इस योजना में इसे शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत ऑल एक्टिविटीज़ आर कवर्ड। ऑल एक्टिविटीज़ का मतलब है जैसे ट्रेडिंग की ऑल एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आपको कोई शॉप खोलनी है, चाहे वो आपके गारमेंट शॉप हो या फिर आपका मोबाइल शॉप हो या सब्ज़ी की दुकान ही हो, कोई भी शॉप है आप उसको खोल सकते हैं, ये इसके अंतर्गत है। और आप इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड, यानी जैसे कृषि आधारित में भी ऐसा कर सकते हैं आपकी
नॉन सीजनल जो वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उन पर बेस्ड आप कुछ करें। पॉली हाउस लगा सकते हैं आप, वो आप इसमें आएगा। मशरूम कल्टीवेशन आप कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ आपकी हो गई जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। और गांव में आपके घरों में जो सब्जियां होती हैं या जो कैश क्रॉप्स होते हैं, नकदी फसलें होती हैं, आप उन पर आधारित भी कोई एक्टिविटी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके एनिमल हस्बेंड्री मैंने बताया, इसमें पशुपालन के लिए भी है। आप बकरी पालन करना चाहें, भेड़ पालन करना चाहें, फिशरीज़ भी है इसमें, फिशरीज मछली पालन करना चाहें उसके लिए पॉन्ड बनाते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं मत्स्य विभाग भी इसके लिए लोन देता है, तो वो भी इस चीज़ में शामिल है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री को, एग्रीकल्चर को, फिशरीज़ को और शॉप को, किसी भी तरह की शॉप को, ऐसी एक्टिविटी को, ट्रेडिंग एक्टिविटी को इसमें शामिल किया गया है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है जो अदर स्कीम्स में हमारे नहीं है, जो ये ट्रेडिंग वाला पार्ट है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर युवा तक एक तो जागरूकता नहीं है, युवाओं तक वो बात बहुत कम तरीके से पहुंच पा रही है। दूसरा ये है कि युवा अगर लोन लेना चाहता है, इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में वो तमाम चरणों से होकर उसे गुजरना पड़ता है। उन चरणों को भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, पहली चीज़ आपने कही कि युवाओं तक इस योजना का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हमारी पूरी कोशिश है, ज़िला प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा है, हमारा विभाग, हमारा निदेशालय पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि ये योजना हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँचे, हर एक गांव तक, हर एक कोने तक पहुँचे। ये हमारा प्रयास है और अच्छी बात है कि हम काफ़ी लोगों तक पहुँच भी गए हैं। ये मुझे जो रिस्पांस मिलता है, जो फ़ोन कॉल्स आते हैं या जो मैसेजेस आते हैं, जो फॉर्म्स आ रहे हैं, उन पर उससे मुझे ये पता चला है। और हमने कई तरह के वीडियोज़ भी बनाए हैं और मैसेजेस उनको कन्वे करा है। हम ज़िला पंचायत सदस्यों के माध्यम से और ग्राम प्रधानों के माध्यम से, विभिन्न विभागों से कोलैबोरेशन से हम इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीडीओज़ कार्यालय में हमारे काउंसलिंग सेंटर्स बन रहे हैं। ये काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं, इस पर हर एक माइग्रेंट, एक प्रवासी आके अपने डिटेल्स देकर दर्ज कर सकता है कि मैं इस चीज़ में स्किल्ड हूँ, इस ट्रेड में, और मैं इस चीज़ के लिए लोन चाहता हूँ। तो वो उसको दर्ज करे। काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि उन तक ये योजना का प्रचार हो। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि प्रक्रिया काफ़ी लंबी रहती है, तो देखिए कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई भी योजना होती है तो उसमें कोई ना कोई प्रक्रिया बनती है। जब पॉलिसी बनती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती ही है, उसका प्रक्रिया का होना भी ज़रूरी है। बस है कि उस प्रक्रिया में समय कम लगे, जिससे कि किसी का ऊर्जा का ह्रास कम से कम हो। ठीक है, तो अब इसमें ये हमारी जो योजना है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही छोटी है, बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि एक पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है और उस पोर्टल का नाम है msy.uk.gov.in। इस पोर्टल पे आप इस योजना की विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं, प्लस आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो एंट्रेंस है वो यहीं से है। ठीक है, तो अब अप्लाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जिलाधिकारी उसमें अध्यक्ष रहते हैं उस इंटरव्यू बोर्ड पे, तो उसमें बैंक के प्रतिनिधि भी होते हैं। उसमें आप इंटरव्यू में अपीयर करेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, और उसमें उनसे सवाल पूछे जाते हैं उनके प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी को लेकर, प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप उसके बाद आपको इंटरव्यू में आपको जब ओके हो जाता है तो उसके बाद आपको बैंक तक एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है। फिर एक ट्रेनिंग के दौर से आपको गुजरना पड़ता है शॉर्ट पीरियड का, उसके बाद बैंक आपको लोन डिसबर्स कर देता है। ठीक है, अब आती है बात कि आप जब एप्लीकेशन फिलअप करते हैं तो उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें भरी जानी हैं, क्योंकि एप्लीकेशन एक अच्छी तरीके से भरा जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तभी आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट होंगे। तो देखिए, इस पोर्टल में जो पहला स्लॉट बना है वो है आपका पंजीकरण का। पंजीकरण में आप अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आप पंजीकृत करेंगे। जब वो पंजीकृत हो जाएगा आपका, तो फिर सेकंड स्टेप है आपका आवेदन करने का। सेकंड स्टेप जब आवेदन करेंगे, आवेदन का फॉर्म खुलेगा, तो उसमें कुछ आपको अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका आधार नंबर और
आपका एड्रेस, परमानेंट जो एड्रेस है वो, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वही जो आपने पहले दी थी वो डिटेल्स आ जाएंगी इसमें। फिर उसके बाद कि आपको लोन किस चीज़ के लिए चाहिए, उस प्रोजेक्ट उसका नाम, और उसमें क्या उत्पाद होंगे उसका नाम, ठीक है, और उसमें बैंक डिटेल आ जाएगी कि आपको निवेश क्या करना है, कि जैसे बैंक से आप टर्म लोन कितने का लेंगे और स्वयं का अंशदान कितना लगाएंगे, वो डिटेल आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप लास्ट में आपको एक शपथ पत्र होता है, उस शपथ पत्र को अपलोड करना पड़ता है और कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपका इसमें आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि DPR आपकी हो जाएगी, परियोजना की आ जाएगी, एक फ़ोटो आपकी लगती है, ठीक है, एक आपके आधार अपलोड होता है उसमें। ये 4-5 चीज़ें जो होती हैं वो उसमें अपलोड करनी पड़ती हैं, फिर जाके आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो चयनित किए गए हैं? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सारे राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं और RBI की गाइडलाइन में जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, अनुसूचित बैंक, वो सारे बैंक इसमें कवर्ड हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नामित कोऑपरेटिव बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं, और चौथा आपके सारे ग्रामीण बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसके लिए योग्यताएं क्या निर्धारित की गई हैं सरकार द्वारा? इसके अंतर्गत सरकार द्वारा यह योग्यता निर्धारित की गई है कि सबसे पहले तो एप्लीकेंट की जो उम्र है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और वो वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए, बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसने बैंक से कभी लोन लिया होगा तो वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसका जो हिस्ट्री है वो डिफ़ॉल्टर का नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि वो एक परिवार से एक ही जने को लोन मिलेगा, एक से अधिक लोगों को लोन नहीं मिल पाएगा। और इसके अंतर्गत जो स्पेशल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाएंगे। कमेटी जो है, कमेटी के ओके करने के बाद उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी? ज़िला स्तर पर जो DLT-FC कमेटी बनाई गई है इंटरव्यू लेने के लिए, तो वह कमेटी जब किसी एप्लीकेंट को ओके करती है तो उनकी एप्लीकेशन बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाती है। बैंक को फॉरवर्ड करने के बाद बैंक उसे सैंक्शन कर देता है, पर सैंक्शन के बाद डिसबर्स वो करेगा ट्रेनिंग लेने के बाद। तो 7 दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है एप्लीकेंट की, और 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको लोन डिसबर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रवासी हैं उनके लिए इसमें छूट दी गई है, और वो ये है कि लोन वितरण के बाद भी वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनके लिए अनिवार्यता नहीं है कि लोन वितरण से पहले ही वो ट्रेनिंग करें, वो लोन वितरण करने के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए छूट दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जितने ज़िले हैं हमारे राज्य में, उन ज़िलों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में। कैटेगरी ए में किस तरह से आपका सब्सिडी है और कैटेगरी बी में किस तरह की सब्सिडी है, इस विषय पर भी थोड़ा। कैटेगरी ए के अंतर्गत वो पहाड़ी ज़िले आते हैं, जैसे कुमाऊं में पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत है। तो पिथौरागढ़ कैटेगरी ए में आने के कारण यहाँ पर 25% सब्सिडी है, और कैटेगरी बी में फिर 20% की सब्सिडी है। सेवा क्षेत्र और व्यवसाय के लिए जो लोन की या परियोजना की अधिकतम सीमा है वो है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख में 25% की सब्सिडी सेवा और व्यवसाय को मिलेगी, और विनिर्माण क्षेत्र की जो अधिकतम सीमा है वो है 25 लाख रुपए, पर सब्सिडी हर केस में, चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहरी में हो, 25% है। इस योजना के तहत कौन कौन से बैंक आ रहे हैं? इस योजना के अंतर्गत समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक्स कवर्ड हैं, और कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंक्स वो कवर्ड हैं जो CGST योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं, वो बैंक्स इसमें कवर्ड हैं। अगला सवाल मेरा है, बैंक रिजेक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्यों बैंक रिजेक्ट कर देता है लोन? एप्लीकेशन रिजेक्शंस के जो होते हैं कई कारण होते हैं, चाहे वो कमेटी के लेवल पर रिजेक्ट हुआ हो या बैंक के लेवल पर रिजेक्ट हुआ हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार एप्लीकेंट को लगता है कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो वो इस तरह के सवालिया निशान लगाते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, ये लोन स्कीम यूं ही है, लोन नहीं मिलता, सिर्फ जिनके पास पैसा है उन्हीं को मिलता है, इस तरह की बातें उठती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई दिव्यांगजन हैं, मैं दिव्यांगजनों का उदाहरण दूंगी, जो 50,000 का लोन लेकर भी इतनी अच्छी टेलरिंग की शॉप उन्होंने PMEGP में खोली है। छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े अलग अलग प्रोजेक्ट के या अमाउंट के लोन लोगों ने लिए हुए हैं। तो
केस जेन्युइन होना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर कि कुछ नहीं होता, ये गलत बात है। रिजेक्शन के जो रीज़न्स होते हैं वो या तो मनी डाइवर्जन का रीज़न हो सकता है। यदि एप्लीकेंट ने 5 लाख का लोन अप्लाई किया है और उसकी जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत सिर्फ उसको 1.5 लाख रुपए से उसका काम चल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह बाकी का पैसा डाइवर्ट करेगा। हो सकता है अपने पर्सनल या व्यक्तिगत काम के लिए उसको डाइवर्ट करना चाहे, तो ऐसे में लोन अमाउंट कम करना बहुत ज़रूरी होता है और कमेटी और बैंक के लिए मजबूरी हो जाता है, ज़रूरी भी है। तो इसलिए एप्लीकेंट को कभी भी हो, जो फॉर्म है या प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जेन्युइन अपनी चीज़ें रखनी चाहिए और जो उसकी वास्तव में रिक्वायरमेंट है वो रखनी चाहिए, चाहे वो उसका भवन का खर्चा हो, मशीनरी का खर्चा हो या वर्किंग कैपिटल हो। जितनी उसकी वास्तविक आवश्यकता है वही चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। अतिरिक्त अमाउंट को बैंक द्वारा या कमेटी के द्वारा काट दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक कारण ये है कि डाइवर्जन ऑफ मनी रिजेक्शन का एक रीज़न होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि कैंडिडेट के पास स्किल या अनुभव किसी दूसरे फील्ड का होता है और वो अप्लाई किसी दूसरे फील्ड के लिए करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सीधा सीधा जाहिर होता है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता है, उसके चलने की उम्मीद बहुत कम रहती है। ऐसा देखा भी गया है और ऐसा होता भी है कि फिर ऐसे केसेस NPA हो जाते हैं, यानी कि ऐसे जो ये बैंक डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं। तो बैंक को मजबूरी में ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ RC जारी करनी पड़ती है या फिर उनकी ज़मीन को बेचना पड़ता है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस वजह से लोन अमाउंट को या तो कम कर दिया जाता है या एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण इसमें रहते हैं। हाल ही में आपके द्वारा एक वीडियो बनाया गया है उद्योग विभाग के द्वारा, जो पूरे उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें 8 दोस्तों की कहानी है। कुछ दोस्त दिल्ली चले जाते हैं, कुछ दोस्त यहाँ पर रहकर स्वरोजगार कर रहे हैं। तो काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है। उस संबंध में ये आइडियाज़ आपके पास कहाँ से आए, कैसे आपने इस पर सोचा कि इस तरह से वीडियो बन सकता है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो विभागीय योजनाएं हैं वो योजना ज़रूरतमंद तक पहुँचे, और ज़रूरतमंद तक पहुँचाने के कई तरीके होते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि उसको कुछ न कुछ ऐसा क्रिएट करके भेजा जाए, कुछ न कुछ इनोवेटिव करके भेजा जाए, जिससे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि आखिर ये क्या है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो ये आइडिया ही नहीं था, ये एक बहुत बड़ी वजह भी थी। लॉकडाउन के टाइम पर हमारे कई सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो वापस लौटे थे और रोज़गार की समस्या सामने खड़ी थी उनके। तो उन तक ये पहुँचाने के लिए कि आप निराश ना हो, आपके पास एक बहुत अच्छी योजना आई है और आप इस योजना का फ़ायदा उठाइए, उन तक पहुंचाने के लिए इससे बेहतर मुझे लगता है कोई और तरीका नहीं हो सकता था। पार्थ न्यूज़ के इस एपिसोड में आपने देखा किस तरह से आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकते हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि गांव-गांव तक जो प्रवासी गांव लौटे हैं, अपने कस्बे लौटे हैं और जो बेरोजगार युवा पिथौरागढ़ शहर के अंतर्गत हैं, उन सबको इसका फ़ायदा मिल सके। छोटी से छोटी बातों को हमने जिला उद्योग महाप्रबंधक श्रीमती कविता भगत से जानने की कोशिश की और उन्होंने बिल्कुल बहुत छोटी सी छोटी बात को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। थैंक यू। पहाड़ की खबरों के लिए पार्थ न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।